हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नितिन चेतन लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बातें करेंगे अर्थशास्त्र की और जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1776 में एक किताब आई जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसे एडम स्मिथ ने लिखा था और वो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने पूरी किताब में उन्होंने ये चर्चा की और कहा कि मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार से करता है, अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। धन का तात्पर्य है हर एक ऐसी वस्तु जिसकी अपनी एक कीमत हो, केवल रुपया पैसा नहीं बल्कि आपकी कार, आपकी संपत्ति, आपका घर, हर एक ऐसी चीज जिसकी अपनी एक कीमत हो वो धन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र इससे पहले से था और अरस्तु और चाणक्य के ज़माने से ही अर्थशास्त्र था, पर उसका स्वरूप थोड़ा अलग था। जो स्वरूप आज हम अर्थशास्त्र का देखते हैं वो स्वरूप यहीं से शुरू होता है, सन 1776 से। और इसलिए इन्हें एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगली परिभाषा डेविड रिकार्डो ने की थी और उन्होंने कहा था कि धन अथवा राष्ट्रीय आय का भूस्वामी और श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण किस प्रकार से होता है, अर्थशास्त्र इसकी व्याख्या करता है। उन्होंने कहा कि समाज के अलग अलग वर्गों में आय का वितरण किस प्रकार से होता है, अर्थशास्त्र इसको बतलाता है और अर्थशास्त्र की यही परिभाषा है। दोस्तों, पर उस समय अर्थशास्त्रियों की काफ़ी आलोचना होती थी क्योंकि अर्थशास्त्र को केवल धन से जोड़ा जाता था और इसे कुबेरपंथ कहकर इसकी आलोचना की जाती थी। कहा जाता था कि अर्थशास्त्र और कुछ नहीं है बल्कि धन का विज्ञान है। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि अर्थशास्त्र जो है वो केवल धन का विज्ञान नहीं है, वो इससे कहीं अधिक है। धन जो है वो अर्थशास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा है और अर्थशास्त्र जैसे जैसे विकसित होता गया इसमें और भी चीजें जुड़ती चली गई। अब देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा। उन्होंने कहा कि वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। उन्होंने उसमें एक नई चीज जोड़ी और वो था मनुष्य का कल्याण, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं था और न ही केवल वो संसाधनों के वितरण की बात करता था, बल्कि अब वो मनुष्य के कल्याण की बात भी करता था। इसमें एक नया तत्व जुड़ गया और वो था मनुष्य का कल्याण। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी काम करता है दरअसल वो इसलिए करता है क्योंकि उसे सुखी जीवन जीना है, इसलिए वो ये सब करता है और अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। अगली परिभाषा लॉर्ड रॉबिन्स की है और उन्होंने अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें उन्होंने व्याख्या किया और कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और ये परिभाषा सबसे अधिक स्टैंडर्ड मानी जाती थी अर्थशास्त्र के अंदर और अर्थशास्त्रियों ने इसे बहुत सपोर्ट किया। पर दोस्तों, यहाँ पर इस परिभाषा को समझना होगा कि यहाँ पर दुर्लभ साधन क्या है और उनके वैकल्पिक उपयोग क्या है। दोस्तों, दुर्लभ साधन हर एक वो साधन जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है वो दुर्लभ है, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोयला को ले लेते हैं, हम इसका उपयोग करेंगे और वो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अनंत समय तक चले, एक समय ऐसा आएगा जब कोयला खत्म हो जाएगा। पर दोस्तों, कोयला का एक से अधिक उपयोग है। इसका उपयोग केवल घर को गर्म रखने में नहीं किया जाता बल्कि इसका उपयोग रेल के इंजन चलाने में और बिजली उत्पादन करने में भी किया जाता है और इसका उपयोग और भी चीज़ों में हो सकता है। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो इस तरह के दुर्लभ साधनों के एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों का अध्ययन है कि एक व्यक्ति या एक मानव जो है वो किस तरह से दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक उपयोग करता है। अर्थशास्त्र इसी का अध्ययन करता है। और दोस्तों, इसका ये व्याख्या अर्थशास्त्रियों के अंदर बहुत समय तक मानी जाती थी। इसके बाद फिर इसमें और नए तत्व जुड़ते चले गए। इसमें राष्ट्रीय आय जुड़ गया, रोजगार का निर्धारण जुड़ गया और आर्थिक विकास जुड़ गया। अब अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं था और न ही केवल समाज के अलग अलग वर्गों में आय के वितरण की व्याख्या करता था, बल्कि ये कल्याण का शास्त्र भी हो गया था। और ये
दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग का अध्ययन भी करता था, और इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय आय की व्याख्या करता था, रोजगार का निर्धारण की व्याख्या करता था और आर्थिक विकास की व्याख्या करता था। इस तरह से अर्थशास्त्र का क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता चला गया, और बाद में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र इतना अधिक हो गया है कि इसकी परिभाषा एक लाइन में करना मुश्किल है, या एक पैराग्राफ में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तब जैकब वाइनर एक अर्थशास्त्री हुए जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्री कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि यदि अर्थशास्त्र की व्याख्या करना है हमें और उसे एक लाइन में करना है, तो हमें ये कहना होगा कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। पर दोस्तों, ये व्याख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, और यदि हम किसी नए व्यक्ति को बतलाना है जो अर्थशास्त्र के बारे में नहीं समझता, तो हम इस व्याख्या से उसे कुछ नहीं समझा पाएंगे। तो अर्थशास्त्र को कैसे समझा जाए? तो दोस्तों, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए उसकी परिभाषा के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि अर्थशास्त्र किन समस्याओं को हल करता है। अर्थशास्त्र की पहली समस्या है, दरअसल अर्थशास्त्र की इन समस्याओं को 6 भागों में बांटा गया है, और इसकी पहली समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जब हम ये तय कर लेते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, तब दूसरी समस्या अर्थशास्त्र के अंदर आती है कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कि उत्पादन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाए। दोस्तों, अर्थशास्त्र में 2 तरह की तकनीक होती है। पहला तो पूंजी प्रधान तकनीक और दूसरा श्रम प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसमें अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और श्रम प्रधान तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है, उसमें ज़्यादा मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है, मानव श्रम लगाया जाता है। दोस्तों, जब हम ये तय कर लेते हैं तो तीसरी समस्या आती है कि जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, जो कुछ भी आय प्राप्त होता है, उसका समाज के अलग अलग वर्गों में किस प्रकार का वितरण हो रहा है, और अर्थशास्त्र इसी समस्या को हल करता है। चौथी समस्या है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी। जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं, क्या उसका कुशलतम तरीके से उपयोग हो रहा है, और जो भी उपयोग हो रहा है उसमें समाज को या व्यक्ति का कल्याण हो रहा है कि नहीं, यानी कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर उससे प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि जो कुछ भी काम हो उसमें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। एक पांचवी समस्या अर्थशास्त्र की है द प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी संसाधन प्रयोग हो रहे हैं, चाहे मानव हो चाहे कोई भी संसाधन, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। और इसकी छठी समस्या है कि इसे हम कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये तय करना कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका अर्थशास्त्र पर या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की इन 6 समस्याओं को यदि हम समझ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर नीचे में एक मेरा ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझे बतला सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और इसमें किन किन चीज़ों को मुझे और जोड़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।